Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता दवे है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हूँ और मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। आज मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ उसके पहले मैं अपनी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगी। मैं इंदौर की ही रहने वाली हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के सरस्वती शिशु मंदिर से और उसके बाद श्री माधव विद्यापीठ इंदौर से पूरी हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की समाज विज्ञान अध्ययनशाला से इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में पूरा किया है। इसके बाद मैंने अपना मास्टर्स राजनीति विज्ञान में समाज विज्ञान अध्ययनशाला से ही पूरा किया है। जर्नी की अगर बात करूं तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर था, तब मैंने अपनी पीएससी की तैयारी प्रारंभ की थी। दिमाग में तो कहीं ना कहीं 11th क्लास से ही था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, लेकिन जैसे हम औपचारिक रूप से तैयारी कहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद अपनी तैयारी प्रारंभ की और जब 1 साल शेष था मेरे पहले अटेम्प्ट में, तब मैंने पीएससी का सिलेबस देखा और एक कोचिंग ज्वाइन की। मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी। आज़ाद P3 एकेडमी कोचिंग मैंने ज्वाइन की। लोग अक्सर पूछते हैं कि कोचिंग की ज़रूरत होती है या नहीं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि आप कोचिंग करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप खुद सक्षम हैं सेल्फ स्टडी करने में या अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल घर पर पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं जिससे हम घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने आज़ाद P3 एकेडमी ज्वाइन किया। लगभग 1 साल वो कोचिंग चली और वहाँ मुझे वो सब जानकारी मिली कि किस दिशा में मुझे पढ़ाई करनी है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम को पूरा किस प्रकार करना है, किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, किस तरह का अप्रोच परीक्षा के लिए आवश्यक है। तो वो सभी तैयारी की। 2023 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। मुझे याद है 4 सितंबर को मेरा जन्मदिन होता है और 5 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था 2023 के एग्ज़ाम के लिए और दिसंबर में प्रीलिम्स हुआ जो मैंने क्वालिफाई कर लिया पहले ही अटेम्प्ट में, लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाई। स्वाभाविक रूप से कुछ कमियां थी, उन कमियों पर काम किया। अगले अटेम्प्ट में दोगुनी तैयारी के साथ मैदान में उतरी और 2024 का अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया और दूसरे अटेम्प्ट में मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद के लिए हुआ। जो कमियां थी वो बताना चाहूँगी कि किस तरह की गलतियां शुरुआत में हम अक्सर करते हैं। मेरी सबसे पहली कमी ये थी कि मैंने प्रीलिम्स पर पहले फोकस किया, मेंस पर फोकस नहीं किया, यानी कि कंसोलिडेटेड स्टडी जिसे हम कहते हैं कि हम दोनों को साथ साथ लेकर चल सकें, उस पर मैंने फोकस नहीं किया। ये गलती थी। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे और शॉर्ट नोट्स बहुत आवश्यक हैं मेंस के लिए। प्रीलिम्स की तैयारी कुछ समय में की जा सकती है, लेकिन मेंस का सिलेबस इतना बड़ा है कि उसके लिए शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता होती है जिसे आप बार बार रिवाइज कर सकें। तो दूसरी गलती ये हुई थी। तीसरी गलती ये थी कि समय बहुत कम मिला था 23 के मेंस के लिए, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं कर पाई थी जितनी आवश्यकता होती है। तो इन तीनों गलतियों पर मैंने 24 के अटेम्प्ट में काम किया। सबसे पहले कंसोलिडेटेड स्टडी की, सिलेबस चेंज हो चुका था। ये भी मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि 23 का सिलेबस अलग था और 24 में सिलेबस में कुछ परिवर्तन हो गया था। तो जो 2 सिलेबस की मझधार होती है उसके बीच में मैं खड़ी थी। पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स और मेंस का पहला सिलेबस किया, उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में मैंने सिलेबस जो परिवर्तित हो चुका था उसे कवर किया। तो 24 में सिलेबस भी बदल गया था, तो मैंने मेंस और प्रीलिम्स की साथ साथ स्टडी की। इससे मेरा मेंस भी कवर होता चला गया और प्रीलिम्स और बेहतर हुआ, क्योंकि जब हम मेंस पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स में हमारे मार्क्स अपने आप बढ़ते हैं। इसका कारण ये है कि प्रीलिम्स में हम केवल फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन मेंस में हम बहुत डीप में स्टडी करते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो हमने मेंस में पढ़े होते हैं लेकिन प्रीलिम्स में पढ़े नहीं होते। तो मैंने उस पर सबसे पहले काम किया। इसके अलावा मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की।
मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, मैंने घर पर भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। इसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने पर सबसे पहले काम किया, क्योंकि शॉर्ट नोट्स की मुझे अहमियत तब समझ आई जब 23 का मेरा मेंस था और 6 दिन थे, और तब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ पर करूँ, इतनी सारी बुक्स होती हैं। तो जब मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे तो उन्हें मैंने इस तरह से बनाया था कि मुझे अब कभी बुक उठाने की ज़रूरत न पड़े। मैंने सबसे पहले इसी पर काम किया। इसके अलावा मैं कुछ सोर्सेस और क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। स्ट्रैटेजी मैं एक एक स्तर के हिसाब से आपको बताती हूँ। 3 स्तर होते हैं पीएससी में, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो सबसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी यही है कि प्रीलिम्स फैक्चुअल है। यूनिट्स मात्र 10 हैं, लेकिन उस 10 यूनिट्स में भी इतने फैक्ट्स हैं कि उन्हें रिविज़न की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मेरी सलाह आप सभी को यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, बहुत आवश्यक है प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा कोशिश करें कि हर यूनिट के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हों। हम किसी भी दुकान पर चले जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपको प्रैक्टिस हो क्वेश्चंस लगाने की। इससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखते हैं। देखिए 70 क्वेश्चंस तो अगर हमने ठीक से पढ़ाई की है तो वो तो सही होंगे ही, लेकिन जो आगे के 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं वो डिसाइडिंग होते हैं, और वो आप तभी सही कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो। तो प्रैक्टिस करने की ये आवश्यकता है कि अगर आपकी अभ्यास होगा क्वेश्चंस लगाने का, अगर आपको अभ्यास होगा तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना अपने आप सीखेंगे। आप 3 गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक सही आंसर उसमें से अपने आप खोज निकालेंगे। तो प्रीलिम्स की यही स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन, सोर्सेज सही रखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, क्योंकि जब हम PYQ सॉल्व करते हैं तो हमें एक तरह से अभ्यास हो जाता है कि किस तरह से हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो किस चीज़ों को, किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, ये हम सिर्फ तभी समझ पाएंगे जब हमने PYQ सॉल्व किए होंगे। अप्रोच क्या है, जैसे 25 के प्रीलिम्स में हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं तो आप समझ पाएंगे कि मुझे इन एस्पेक्ट्स को कवर करना है टॉपिक्स के। तो मैंने भी कई साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। प्रीलिम्स के सोर्सेज की अगर बात करूँ तो जो MPGK है, जो एक बड़ा पोर्शन कवर करता है, उसके लिए मैंने परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ी थी। मुझे काफ़ी व्यक्तिगत रूप से वो अच्छी लगी थी, और कई सारे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो उसमें कवर किए गए हैं। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि आप किस बुक से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स को आंख मूंद के फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। इसमें हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि हम किन सोर्सेज से, किन बुक्स से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है। मुझे परीक्षा धाम की बुक्स काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने उसी से MPGK कवर किया था। इसके अलावा जो साइंस और टेक्नोलॉजी की यूनिट 7 है प्रीलिम्स में, वो भी मैंने परीक्षा धाम से ही कवर की थी। यूनिट 9 जो है कंप्यूटर की, वो भी मैंने परीक्षा धाम से की थी। करंट अफेयर्स के लिए मैं सलाह दूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो दैनिक भास्कर या नई दुनिया पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं तो द हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की बुक बहुत अच्छी आती है। एक वार्षिक अंक निकलता है और मुझे लगता है कि एक मंथली अंक भी आता है। प्रीलिम्स के 2 से 3 महीने पहले अगर भी आप उसे पढ़ना शुरू कर दें तो वो बहुत लाभदायक है। करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा धाम की बुक भी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आ जाती है, मैंने उसे भी पढ़ा था। 2 बुक्स मैंने पढ़ी थी करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा YouTube पर भी कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो दैनिक करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो अगर आप चाहें कि आपके ऊपर एक साथ कई सारे करंट अफेयर्स का लोड ना आए तो आप दैनिक वीडियोस भी देख सकते हैं। यूनिट 10 जो है प्रीलिम्स की, ट्राइब्स वाली, जनजाति वाली जो यूनिट है, उसके लिए मैंने निर्माण की बुक्स पढ़ी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो। उसमें बहुत डीप में समझाया गया है ट्राइब्स के बारे में, तो यूनिट 10 के लिए वो। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए मैंने अपनी कोचिंग के जो नोट्स हैं आज़ाद P3 एकेडमी, उन नोट्स को पढ़ा था। इसके अलावा आकार के नोट्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। तो मैंने आकार के नोट्स प्रीलिम्स के लिए भी पढ़े थे और मेंस के लिए भी पढ़े थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा मेंस की स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो मेंस देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, एक महासागर है जिसे हमें कवर करना है। तो अगर आप एक बार में पूरा सिलेबस लेकर बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किस प्रकार से इसे पूरा करूं। तो मेरी सलाह यही है कि आप कुछ टुकड़ों में बांट लीजिए सिलेबस को।
एक बड़ा सिलेबस है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप टाइम टेबल बना लीजिए कि आज मुझे ये यूनिट करनी है, इसके बाद मुझे ये यूनिट करनी है, इस यूनिट के ये टॉपिक्स आज मुझे करने हैं। आपको जितना समय लगता है आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। इसके बाद टाइम टेबल को उसी प्रकार फॉलो करते चलिए जिस प्रकार का आपका डेली रूटीन है। मेंस में मैंने यही किया था, मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी कि मैंने सबसे पहले अच्छे से मेंस को एक बार पढ़ा था। पहले पढ़ो, फिर समझो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर रिवाइज करो, फिर आंसर राइटिंग करो और फिर अपना टेस्ट करो। यही मेरी स्ट्रैटेजी रही। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि मेंस क्या है, सिलेबस को अच्छे से समझा, क्योंकि सिलेबस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि सिलेबस याद होना बहुत ज़रूरी है, और वो सच में आवश्यकता है। इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर आपको सिलेबस ही याद नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या न्यूज़पेपर में आपके लिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस समझिए। सिलेबस के बाद अच्छे सोर्सेज का चयन कीजिए, सोर्सेज लिमिटेड रखिए, रिविजन बार बार करते रहिए। आपने कई सारे टॉपर्स को सुना होगा, लिमिटेड सोर्सेज मल्टीपल रिविजन। तो यही मेंस की सफलता का मंत्र है कि सही सोर्सेज का चयन कीजिए। और कोई भी भटकाव बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आपने जिन सोर्सेज का चयन कर लिया है आप उसी पर टिके रहिए, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ कर उसका चयन किया है। कोई भी आपको आकर बोले कि अब नए सोर्सेज आ गए हैं या आपके सोर्सेज में वो कवर नहीं किया गया है, तो आप अपडेट करते चलिए। आप समय के साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स को, अपने नोट्स को अपडेट करते चलिए, लेकिन सोर्सेज चेंज करने की गलती मत कीजिए किसी के कहने पर। तो सबसे पहले सही सोर्सेज, उसके बाद उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़िए। आपका जो मेंस का सिलेबस है, जो नोट्स है, उसे आप जब पढ़ेंगे उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। अगर आप सीधे बुक्स उठाकर बैठ जाएंगे और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कीवर्ड्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप बार बार भूल रहे हैं। वो सिर्फ तभी आएगा जब आपने एक बार मेंस को अच्छे से पढ़ा हो। एक बार नहीं, मैंने एक बार पढ़ा था, लेकिन अगर आपको 2 से 3 बार में अच्छे से समझ आता है तो आप 2 से 3 बार भी पढ़ सकते हैं। उसे जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे अपने शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस में किन पॉइंट्स को स्थान देना है, किन कीवर्ड्स को मुझे उसमें लिखना है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा तो नोट्स में और आपके सिनॉप्सिस में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो पहले पढ़ें, फिर कीवर्ड्स छांटिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मेरी सलाह यही है कि उसमें आप उन बिंदुओं को ज़रूर कवर कीजिए जिन्हें आप बार बार भूल रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो सिलेबस में हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सिलेबस से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उन्हें तो हमें कवर करना ही है, साथ ही जो सब टॉपिक्स हैं यानी कि जो उसके अतिरिक्त पूछे जा सकते हैं उसे आप शॉर्ट नोट्स में स्थान दीजिए। कीवर्ड्स लिखिए। आप चाहें तो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने शॉर्ट नोट्स को अपने तरीके से बनाइए। आप चाहें तो, अगर आपको अट्रैक्टिव शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप वो बनाइए। शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारे सामने वो पिक्चर आने लगती है। हम जो देखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। उसका कारण यही है कि हमने अगर नोट्स पढ़े हैं तो वो बुक हमारे सामने नहीं आएगी, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स हमारे सामने आ जाएंगे क्योंकि वो फ्लो चार्ट हमारी आंखों के सामने घूमेगा। आपने एक हेडिंग डाल दी, हेडिंग के अंदर आपने कुछ डायमेंशंस कवर कर लिए, आपने कीवर्ड्स लिख दिए, तो आंसर राइटिंग में उसको एलैबोरेट करना आपको अपने आप आ जाएगा। मेरी स्ट्रैटेजी यही रही कि मैंने शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाए, इतने डिटेल में बनाए कि वो सिनॉप्सिस भी थे, वो बहुत कम पेजेस में कवर भी हो गए और वो पढ़ने के बाद मुझे कभी भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें पहले से ही बहुत शॉर्ट में कवर किया जाता है, तो आपको टेबल ऐसा का ऐसा इधर उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसी को पढ़ लीजिए, वो काफ़ी है। आप अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। हर टॉपर की अपनी अलग रणनीति होती है। मेंस की सोर्सेज की अगर बात करूं तो मेंस में जो पेपर 1 है हिस्ट्री, उसके लिए मैंने अपनी कोचिंग के आज़ाद P3 एकेडमी के नोट्स और आकार के नोट्स पढ़े हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी जो है उसके लिए भी मैंने अपनी कोचिंग के भरत पाटीदार सर ने क्लास नोट्स बनवाए थे, वो पढ़े थे। साथ ही आकार के नोट्स मैंने पढ़े थे। इसके अलावा जो पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने आकार के नोट्स प्लस अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स पढ़े हैं। इसके अलावा जो पेपर 2 का पार्ट बी है सोशियोलॉजी, उसके लिए मैंने आकार के नोट्स पढ़े हैं। पेपर 3 का पार्ट ए इकोनॉमिक्स, वो मैंने महेंद्र पाटीदार सर के नोट्स यानी अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स प्लस आकार के नोट्स पढ़े हैं एमपी इकोनॉमिक्स के लिए और यूनिट 5 के लिए जो यूनिट 5 है इकोनॉमिक्स की, उसके लिए मैंने आकार के नोट्स पढ़े हैं। इसके अलावा पेपर 3 का जो पार्ट बी है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और आयुष पद्धति और आयुर्वेद ये सब टॉपिक्स आते हैं, पर्यावरण भी इसमें है, तो इसके लिए मैंने आकार के नोट्स प्लस अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स पढ़े हैं।
पेपर 4 का पार्ट ए एथिक्स मैंने अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स प्लस आकार के नोट्स से कंप्लीट किया है। केस स्टडी भी इसमें आता है, तो केस स्टडी के लिए भी मैंने आकार के नोट्स ही पढ़े हैं। इसके अलावा पेपर 4 का पार्ट बी ईशिप मैंने सिविल जॉब्स के नोट्स से किया है। साथ ही जो हिंदी का है पेपर 5, उसके लिए मैंने अपनी कोचिंग के महेंद्र पाटीदार सर के नोट्स, इसके साथ ही साथ कुछ जो नए टॉपिक्स ऐड हुए थे 2024 के सिलेबस में, वो उत्कर्ष के नोट्स से कंप्लीट किए हैं। पेपर 6 जो निबंध है वो मैंने खुद से ही पूरा किया है। और मुझे लगता है कि हम 4 पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जब 4 पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम ही ख़त्म हो गई है, लेकिन जब 4 पेपर ख़त्म होते हैं तब आपकी असली तैयारी शुरू होती है, क्योंकि जो डिसाइडिंग होते हैं वो पेपर 5 और 6 होते हैं, हिंदी और निबंध। मैंने सबसे ज़्यादा उसी पर काम किया। हिंदी पर मेरी पकड़ बचपन से मजबूत थी, इस वजह से मैंने उसे और मजबूत करने की कोशिश की कि कैसे मैं कुछ मार्क्स की लीड ले सकूँ हिंदी में। तो हिंदी में आप कोशिश ये कीजिए कि विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, प्रशासनिक शब्दावली हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप एक बार में पूरी लिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि एक दिन में आपने एक पेज पढ़ लिया, एक लिस्ट आपने कंप्लीट कर ली, अगले दिन आपने दूसरी लिस्ट पढ़ ली, उसके बाद आपने उसको रिवाइज कर लिया। तो अगर कुछ टुकड़ों में आप विभाजित कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हिंदी की लिस्ट को या विलोम शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को कवर करना। इसके अलावा एक सलाह मेरी ये है कि जो ट्रांसलेशन है वो लगभग 30 मार्क्स कवर करते हैं। आप मान लीजिए हमारी 1 यूनिट के बराबर है वो। तो होता ये है कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं वो अंग्रेज़ी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जो अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनकी हिंदी कमज़ोर हो जाती है। तो आप ये कीजिए कि ट्रांसलेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं ट्रांसलेशन बहुत अच्छे करके आती थी और इसीलिए मेरे हिंदी में मार्क्स अपने आप बढ़ जाते थे। तो हिंदी में ट्रांसलेशन पर फोकस कीजिए, कुछ टुकड़ों में बांट लीजिए लिस्ट को सारी। इसके अलावा निबंध जो है उसके लिए मेरी तैयारी अपने आप इसलिए हुई क्योंकि मैं बचपन से डिबेटर रही हूँ, तो डिबेट्स और भाषण में मुझे रुचि थी। तो मेरे पास कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, चाहे पंक्तियाँ हो, चाहे कहानियाँ हो, चाहे श्लोक हो, कुछ रचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना हो, जिसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं, वो मेरे अंदर नेचुरली थी और इस वजह से मेरे लिए बहुत आसान हो गया था पेपर 6 को कवर करना। आपके लिए मेरी सलाह यही है कि आप एक अच्छी बुक ले आइए, कई सारी मार्केट में अवेलेबल हैं बुक्स। हर संडे अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो हर संडे एक टॉपिक पर निबंध लिखिए। अगर आपके पास कम समय है तो आप चाहें तो हफ्ते में 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स पर निबंध लिख सकते हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि निबंध इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। 10 पेज का एक ऐसे आता है, उसे लिखते लिखते आपके पास कंटेंट की कमी हो जाती है। तो अगर आप लिखेंगे तो आपको अपने आप अभ्यास होगा बड़े बड़े एसेज लिखने का। तो मेरी सलाह यही है कि आप हर टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके चलिए। इसके अलावा चैट जीपीटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है वर्तमान में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएं एआई पर, क्योंकि एआई को इंसान ने बनाया है, वो आपको नहीं बताएगा आपको क्या करना है, लेकिन आप उसकी कुछ हेल्प ले सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। आप निबंध का एक टॉपिक डालिए, आप उसको बताइए कि आप इस पर मुझे एक अच्छी सी छोटी सी पंक्तियाँ बनाकर दे दीजिए। अगर आप खुद से पंक्ति बना सकते हैं, अगर आपको नोट्स में कई पंक्तियाँ मिल गई हैं, श्लोक मिल गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास किसी टॉपिक के कुछ नहीं है पंक्ति या कहानी की, किस तरह से आपको शुरू करना है निबंध को, तो चैट जीपीटी पर आप डालिए, वो आपको बहुत अच्छी पंक्ति बना कर देगा। उसको आप अपने हिसाब से ढाल लीजिए और निबंध की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। जैसा मैंने बताया, आप चाहें तो श्लोक का इस्तेमाल कीजिए, किसी कहानी या किसी प्रसंग से शुरुआत कीजिए, अपने जीवन के किसी अनुभव से शुरुआत कीजिए, पंक्तियों से शुरुआत कीजिए, अंत बहुत अच्छा हो, कुछ फैक्ट्स हों, साथ ही आपका निबंध मौलिकता उसमें दर्शाए। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं, एक सारा कंटेंट पढ़ते हैं, एक सा कंटेंट लिखकर आ जाते हैं, तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो आपका निबंध दूसरों से अलग दिखे, इसके लिए मेरा सुझाव यही है कि आप कुछ मौलिकता उसमें अपनी अंदर से डालें, कुछ अपना इनपुट डालें, कुछ रचनात्मकता हो उसमें, आपका शब्द चयन अच्छा हो। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी का मैं सलाह नहीं देती, लेकिन हिंदी अच्छी हो, क्योंकि हिंदी में निबंध लिखना है तो बहुत ज़रूरत है कि आप अच्छी भाषा का चयन करें। इसके अलावा अगर बात की जाए कि मेरी तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए क्या था, तो यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा सामाजिक थी और मुझे मंच पर बोलने में बहुत रुचि थी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही था कि मुझे अपनी सारी दुनिया छोड़कर, मंच की दुनिया को छोड़कर अपने आप को एक टेबल में समेटना था। तो बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए डेडिकेशन और एकाग्रता से पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण यही था कि मैं उस मंच की दुनिया से दूरी बनाकर केवल और केवल पढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाऊं। और हम कहते हैं कि कोई भी आदत लगने में हमें 7, 14 या 21 दिन लगते हैं।
तो आपको 7 दिन लगेंगे कुछ चीज़ें छोड़ने में, छोड़ दीजिए। जो भी आपकी पढ़ाई में बाधा का काम करे उसे छोड़ दीजिए। मैंने यही किया, एक कंपटीशन छोड़ी, दूसरी कंपटीशन छोड़ी, तीसरी कंपटीशन छोड़ी, फिर धीरे धीरे पढ़ने में ही मेरी रुचि होने लगी। मुझे पढ़ना ही मेरी हॉबी हो गई। और एक समय ऐसा आता है जब आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको अंदर से रिग्रेट होता है, क्योंकि हम अपने शिक्षकों से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने परिवार से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने मित्रों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। तो मेरी अंतरात्मा मुझे खुद कहती थी कि अगर आज तुमने कम पढ़ाई की है, आज तुम्हारे टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, तो मुझे खुद से रिग्रेट होता था कि मुझे अब अगले दिन इन टारगेट्स को पूरा करना है। तो कोशिश यही कीजिए कि जो भी आपकी पढ़ाई में बाधा हो उससे दूरी बनाइए। मैंने भी यही किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप खुद को सज़ा देने लगें। आपको खुद के लिए समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमें भी नहीं पता होता कि हमारा सिलेक्शन कब होगा। कोई ये नहीं जानता कि मेरा सफ़र कितना लंबा चलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ समय खुद के लिए भी निकालें। आपको जिस भी काम को करने में रुचि है, अगर आपको खाना बनाना पसंद है, आपको संगीत सुनना पसंद है, आपको किसी भी काम में रुचि है, आप उसे करने के लिए कुछ समय निकालिए। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने 2 साल अपनी तैयारी को दिए और इस दौरान मैं मंच पर नहीं गई थी, लेकिन जब मेरी मेंस हो गई थी 2024 की अक्टूबर में, तो मेरे सर ने मुझसे कहा कि कालिदास उत्सव हो रहा है, उसमें एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब तुम्हें थोड़ा समय निकाल कर इसमें चलना चाहिए। 1 दिन का समय तो तुम दे ही सकती हो। तो मैंने वही किया, 1 दिन का समय निकाला और मैं कालिदास उत्सव में गई और वहाँ पर मुझे 4 पुरस्कार प्राप्त हुए। न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ छात्रा दल का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ जो हमारी लीग से हटकर हम काम करते हैं, उससे एक नई ऊर्जा हमें मिलती है। जब मैं वो प्राइज़ जीती तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं आज भी वही पुरानी हर्षिता हूँ और उससे मुझे पढ़ने में और अच्छा लगने लगा, मुझे नई ऊर्जा मिली। तो समय खुद के लिए भी निकालना बहुत आवश्यक है, वो आप निकालिए। इसके अलावा ग्रुप स्टडी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये अक्सर लोग पूछते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं अकेले ही पढ़ाई करना पसंद करती थी। मैं ग्रुप स्टडी नहीं करती थी, मैं अपनी ही टेबल पर घर में ही पढ़ाई करती थी। ना तो मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, ना ही मैंने ग्रुप स्टडी की थी। लेकिन ग्रुप स्टडी तब बहुत महत्वपूर्ण है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हों या आप दूसरों की कॉपीज़ देखकर कुछ सीख रहे हों। मैं यही करती थी। जब हम लोग टेस्ट देते थे तो दूसरों की कॉपीज़ से मैं सीखती थी कि उनकी कॉपी में ऐसा क्या अलग है जो मेरी कॉपी में नहीं है। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो मेरी क्या गलतियां हुई हैं, उस पर मैं काम करती थी। और मैंने उनसे सीखा, कई सारे अपने दोस्तों से सीखा। शॉर्ट नोट्स बनाने में आपके दोस्त आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत बड़ा मेंस का सिलेबस है, तो दोस्तों से सलाह लीजिए। साथ ही जो अनुभवी हैं, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, उनसे आप चाहें तो सलाह ले सकते हैं। तीसरा स्तर जो है इंटरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो सांप है जो 99 पर काटता है और हम फिर से 0 पर आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। मैंने पी मिश्रा अकेडमी यानी कि प्रदीप मिश्रा सर की क्लासेस ज्वाइन की थी, जहां हमने डेफ पर बहुत अच्छे से काम किया। डेफ को एक एक कॉलम आपको बहुत अच्छे से आपको उस पर काम करना है कि इससे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि आपके आंसर से ही प्रश्न बनते हैं। तो आप जो भी बोले सोच समझकर बोलें और डेफ पर सबसे अच्छे से काम कीजिए। वो आपकी जन्म कुंडली है, वहीं से आपको बहुत अच्छे आपकी तैयारी हो सकती है। मैंने भी डेफ पर ही काम किया। मेरी जो अभिरुचियाँ थी, वक्तृत्व, अभिनय, मंच संचालन, उस पर मैंने बहुत अच्छे से काम किया। मेरे ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसका अच्छी तरह से जवाब दे सकूँ। इंटरव्यू में एक गलती हम ये करते हैं कि अगर हमें कोई आंसर नहीं आता है तो हम कोशिश करते हैं कि आएँ बाएँ दाएँ साएँ कोई भी हम उत्तर दे दें। तो उन चीज़ों से बचिए। आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपकी ईमानदारी, आपका डेफ के साथ आप कितने ईमानदार हैं, अपने उत्तरों के साथ आप कितने ईमानदार हैं, बहुत मायने रखता है। कई लोग होते हैं जो अपनी हॉबी मेंस निकलने के बाद डिसाइड करते हैं और लोग दूसरों से पूछते हैं कि मैं अपनी हॉबी क्या लिखूं। दूसरे आपको नहीं बताएंगे, आप खुद के व्यक्तित्व का परीक्षण स्वयं कीजिए। आप चाहें तो कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी बोलने की। मॉक इंटरव्यू में जो कमी बताई जाए उस पर काम कीजिए, लेकिन आपका व्यक्तित्व बहुत सब्जेक्टिव है। आपका व्यक्तित्व एक इंसान के लिए बहुत सकारात्मक है, दूसरे इंसान के लिए बहुत नकारात्मक है। तो सभी तरह की सलाह अपने ऊपर मत लीजिए। आप खुद मूल्यांकन कीजिए कि ये वास्तव में मेरी कमजोरी है, इस पर मुझे काम करना है, और ये मेरी स्ट्रेंथ है। अगर कोई इसे मुझे बदलने को बोले तो मैं वो नहीं बदलूंगी। तो अपना मूल्यांकन आप स्वयं कीजिए, मॉक देते रहिए। इंटरव्यू के दौरान
आप कॉन्फिडेंट रहिए, ईमानदार रहिए अपने उत्तरों के प्रति। सॉरी बोलने में बिल्कुल मत हिचकिए, सॉरी बोलने से कम नंबर नहीं आते हैं। मैंने कई सारे, प्रदीप मिश्रा सर ने हमें यही सिखाया था कि ऐसे भी व्यक्ति मैंने देखे हैं जो 50% आंसर्स में सॉरी बोलकर आते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स उन्हें इंटरव्यू में मिलते हैं। तो उसका कारण यही है कि आप ईमानदार हैं। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप मना करने में नहीं हिचक रहे हैं और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो अगर सॉरी बोल देते हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, ओवरथिंक हम उसी दौरान करने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सॉरी बोलने से मत हिचकिए, आपको जो आता है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाइए। कई बार ऐसा होता है कि हमें उत्तर तो आते हैं लेकिन हम सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। अपने व्यक्तित्व पर काम कीजिए। जो प्रीलिम्स है वो नॉलेज का परीक्षण है, मेंस ज्ञान के साथ साथ लेखन कौशल का परीक्षण है और इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो हर स्तर की अपनी एक डिमांड है, अपना एक अप्रोच है, हर स्तर पर अलग अलग तरीके से काम कीजिए। 3 सलाह मैं यही दूंगी आपको जो मुझे लगता है हर अभ्यर्थी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस लगाना, रिवीजन करना, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, इंटरव्यू के लिए अपने व्यक्तित्व पर काम करना। इसके अलावा 3 छोटी सलाह मेरी यही है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ और मेरा मानना है कि अगर आपको कोई आकर बोले कि भंवर कुआं के भंवर से निकलना बहुत मुश्किल है या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि उनके नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आने लगते हैं। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपका सिलेक्शन कब होगा। आपकी कहानी आप स्वयं लिखेंगे, आपकी कहानी के निर्देशक भी आप हैं, हीरो भी आप हैं और लेखक भी आप हैं। तो आप बचिए नेगेटिव लोगों से। दूसरी सलाह यही है कि कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति की कहानी जैसा मैंने बताया अलग है, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, हर व्यक्ति की मेहनत अलग है, कैपेसिटी अलग है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग है। तो कभी भी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो 7वें अटेम्प्ट में भी टॉप कर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो घर पर रहकर टॉप कर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रहकर टॉप कर जाते हैं। तो कभी भी दूसरों से खुद को कंपेयर मत कीजिए। तीसरी सलाह मेरी यही है कि इस जर्नी के दौरान सकारात्मक रहिए। सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है, तो यही मेरी सलाह है आप सभी को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए, तो आंसर राइटिंग के लिए मुझे लगता है स्पीड बहुत मायने रखती है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप कितना ही अच्छा कंटेंट लिखें, अगर आपका पेपर पूरा नहीं हो रहा है तो एक व्यक्ति का मूल्यांकन 300 मार्क्स में किया जा रहा है, आपका मूल्यांकन वहीं 200 मार्क्स में हो जाएगा, क्योंकि आप 100 मार्क्स का तो छोड़कर ही आ गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि स्पीड अच्छी हो। स्पीड प्रैक्टिस से आएगी। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस से ये होगा कि आप टाइम को डिवाइड करना सीख जाएंगे। मेंस का पेपर बहुत बड़ा है। 2 मार्कर के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही होती थी कि मैं 1 मिनट में 2 मार्कर करती थी, 7 मार्कर 3 से 3.5 मिनट में करती थी और 10 मार्कर 7 से 8 मिनट में मेरे पूरे हो जाते थे। जब आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा तो उस कमरे की घड़ी बोले न बोले आपके दिमाग की घड़ी बोल जाएगी कि अगर मुझे 2 मार्कर को करने में 15 मिनट से ज़्यादा समय लग गया है तो आप दूसरे क्वेश्चंस अपने आप जल्दी करेंगे, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। दूसरा है कंटेंट। आप जो भी कंटेंट लिखें कोशिश करें कि दूसरों से, नोट्स तो हमारे सेम होते हैं, कंटेंट सेम होगा, कोई नई चीज़ आप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अपना ऐसा इनपुट दे जो दूसरों से आपको अलग बनाए। इसके लिए मेरी सलाह यही है कि जब आप कंक्लूजन लिखें तो आप चाहें तो किसी योजना का उल्लेख उसमें कर सकते हैं, आप चाहें तो MP इकोनॉमिक सर्वे से कुछ कवर कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स का कोई डेटा उसमें लिख सकते हैं, आप सरकार के प्रयास उसमें लिख सकते हैं, आप विकसित भारत @ 2047 का जिक्र उसमें कर सकते हैं। इस तरह के कुछ अच्छे कंक्लूजन लिखने की आदत डालिए। 7 मार्कर में मेन कंटेंट पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जगह बहुत कम होती है। ऐसे में अगर आप इंट्रो और कंक्लूजन को ही ज़्यादा स्थान दे देंगे तो मेन कंटेंट पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो 1 लाइन का इंट्रो, 1 लाइन का कंक्लूजन लिख सकते हैं, लेकिन मेन कंटेंट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं, डायमेंशंस हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। पैराग्राफ में हमें उत्तर नहीं लिखना है, पॉइंट्स में उत्तर लिखना है। अगर पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो नंबरिंग कीजिए। अगर आपके पास कंटेंट कम है तो कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे फ्लो चार्ट आपके दिमाग में हो जिनसे आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाए, आप आंसर को एलैबोरेट भी कर पाएँ और आपका आंसर अट्रैक्टिव दिखे। क्योंकि अगर एक ही तरीके से आपका आंसर जा रहा है तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाला भी उसमें बोर हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका आंसर अच्छा दिखे। हैंड राइटिंग भी मायने रखती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कैलीग्राफी आपको करनी है, लेकिन ऐसी हैंड राइटिंग हो जो पठनीय
पढ़नीय हो, जो समझ आ जाए, क्योंकि अगर खराब हैंडराइटिंग है तो हो सकता है कि कम मार्क्स आने की संभावना हो, तो राइटिंग सुधारी जा सकती है। बहुत अच्छी ना हो तो भी पढ़ने योग्य हो, इस पर आप ध्यान दीजिए। आंसर्स को मुझे लगता है कि 10 मार्कर के लिए मेरी यही सलाह है कि इंट्रो बहुत अच्छा हो, कंक्लूजन बहुत अच्छा हो, 2 से 3 लाइन आप कवर कर सकते हैं। फ्लो चार्ट 10 मार्कर में हमेशा बनाइए। फ्लो चार्ट से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका आंसर तो अच्छा दिखेगा ही, इसके अलावा आपको आगे किस दिशा में क्वेश्चन को ले जाना है वो आपको समझ आएगा। अगर फ्लो चार्ट में कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं तो आप आगे चलकर उन्हीं की हेडिंग डालेंगे, उन्हीं को आगे चलकर डायमेंशंस में डिस्क्राइब करेंगे, उन्हें एलैबोरेट करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि शुरुआत में आप फ्लो चार्ट बनाएं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो जो क्वेश्चन से अलग हट के हो, जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास हो, कोई डेटा हो, कोई सरकारी प्रयास हो, तो उसके लिए आप कुछ अलग से डायमेंशन कवर कर सकते हैं, एक अलग से बॉक्स बना सकते हैं, उसमें आप आपकी उस जानकारी को लिखिए। यही मेरी सलाह है आंसर राइटिंग के दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट, सरकारी योजनाएं, करंट अफेयर्स, डेटा और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे समझिए। कई बार हम क्वेश्चन की डिमांड से अलग हट के आंसर लिखने लगते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन की डिमांड समझें। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि आंसर राइटिंग के दौरान आप अच्छी तरह से अपने शब्दों का प्रयोग करें और स्पष्टता हो उत्तर में, आपका शब्द चयन अच्छा हो। मैं अगर अपने डेली रूटीन की बात करूं कि मेरी दिनचर्या कैसी होती थी, तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूं। मैं रात में पढ़ने से ज़्यादा सुबह पढ़ना पसंद करती हूं। सुबह मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, सकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी कर सकते हैं, इसलिए मैं सुबह पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं जब एग्ज़ाम्स होती थी तो 5 बजे उठ जाती थी। इसके अलावा डेली रूटीन एवरेज मेरा उठने का टाइम 6 साढ़े 6 बजे होता था। 6 साढ़े 6 बजे उठने के बाद मैं जब अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाती थी, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करती थी। और पढ़ाई कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम दिन भर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एक टाइमर लगाते हैं तब हमें समझ आता है कि हमारी पढ़ाई दिन भर नहीं हो रही है। जब भी आप पढ़ कर उठते हैं और टाइमर स्टॉप करते हैं तो वो 10 से 12 घंटे ले जाना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए टाइमर का इस्तेमाल मैं करती थी और लगभग 12 बजे मैं खाना खाती थी। खाने के दौरान मैं अपने लिए समय निकालती थी। 20-25 मिनट अगर आपको खाने में लगते हैं तो आप टीवी देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, वो आप पर निर्भर है। इसके अलावा मैं शाम को 10 मिनट अपनी मम्मी के साथ टहलने जाती थी, मंदिर जाती थी, जिससे हमारी हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। हम लगातार दिन भर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो कई सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, न सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। चश्मे की अगर बात करूँ तो तैयारी के दौरान ही चश्मा लगा है, नंबर बड़े हैं, तो हमारी आँखों को लेकर समस्या हो जाती है। कई लोगों को बैक पेन की समस्या हो जाती है क्योंकि लगातार हमें बैठ के पढ़ना होता है। तो कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए भी आप डेली रूटीन में स्थान दीजिए। मुझे जब आवश्यकता पड़ी तब मैंने मेडिटेशन भी किया, मैंने योगा भी किया, जब जब मुझे मोटिवेशन की या मानसिक स्थिरता की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा मैं ज़्यादातर समय पढ़ाई को ही देती थी। मेरा एवरेज स्टडी आवर्स जो थे वो 10 से 12 घंटे थे। जब परीक्षा नज़दीक आती थी तो बढ़ भी जाते थे, जब परीक्षा में समय होता था तो कम भी हो जाते थे। तो मैं ये नहीं कहती कि आप मशीन हैं, आपको इतने ही घंटे पढ़ना ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से अपने स्टडी आवर्स डिसाइड कीजिए। टारगेट पूरे होना ज़रूरी है। आपका समय निर्धारित नहीं करता कि आज आप आपके टारगेट पूरे कर पाए हैं या नहीं। तो टारगेट बनाइए, उसे पूरा कीजिए। जब वो पूरे हो जाए तो अपने लिए समय निकालिए। तो मैं 10 से 12 घंटे में अपने टारगेट पूरे कर लेती थी, क्योंकि मेरे पास एक टाइम टेबल होता था कि आज मुझे इतने टॉपिक्स इतने घंटे में करने हैं, और वो उतने घंटे में हो भी जाते थे। अगर वो नहीं होते थे तो मैं अगले दिन एक्स्ट्रा समय निकालती थी। तो टारगेट बनाइए, क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। कई सारे टॉपर से पूछा जाता है आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, और हर टॉपर के अलग स्टडी आवर्स होते हैं, फिर भी वो टॉपर हैं। उसका कारण यही है कि क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया का आजकल उपयोग बहुत बढ़ता जा रहा है और कई लोग सवाल करते हैं कि सोशल मीडिया के साथ स्टडी को कैसे मैनेज किया जाए। तो मेरी सलाह आपको यही है कि सोशल मीडिया एक ऐसा अस्त्र है जिसका उपयोग अगर हम सकारात्मक तरीके से करें तो आप उससे अच्छा कुछ नहीं है आज के समय में, क्योंकि वो बहुत लाभदायक है। मैं भी इस पूरी तैयारी के दौरान सोशल मीडिया पर थी, लेकिन उसका कब उपयोग करना है, सही जगह पर, सही समय पर, सही व्यक्ति द्वारा सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। मैं यही करती थी कि जब मैं बस से ट्रैवल करती थी, टेस्ट देने जाती थी, तो कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम पर लगा लेती थी। कई सारी PDF टेलीग्राम पर मिल जाती है।
जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो जनसंपर्क विभाग की एक वेबसाइट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर कई सारी एमपी की योजनाएं आती हैं, कई सारे एमपी के जो वर्तमान में सरकारी प्रयास हैं, क्या करंट अफेयर्स हैं एमपी के, वो आ जाते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं ज्योग्राफी की रील्स देख लेती थी तो बहुत अच्छे से मुझे समझ आता था कि ये मैप है, यहाँ पर ये नदियाँ हैं, यहाँ पर हिमालय, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाता था। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन भर बैठकर सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो वो आपकी पढ़ाई में बाधा बन सकती है। इसके लिए आप चाहें तो अपने जो मोबाइल है उस पर हर ऐप पर टाइमर सेट कर लीजिए कि इससे ज़्यादा मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप टाइमर सेट कर लेंगे तो जब वो टाइमर बजेगा तो आप अपने आप मोबाइल छोड़ देंगे। तो आप सही समय पर सही जगह सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया तैयारी के दौरान भी बहुत सहयोग कर सकती है। चैट जीपीटी का जैसे मैंने इंटरव्यू में उसका योगदान बताया, मेंस में भी बहुत ज़रूरी है कि आप तकनीकी का सही उपयोग करें। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आजकल यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो मुफ्त में अवेलेबल हैं। ना आपका कोई आर्थिक समस्या उसमें आपको आएगी, साथ ही आपका समय भी बचेगा। आपको अपने गांव से या अपने शहर से इंदौर आकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब पर ज्ञान की गंगा आपके एक क्लिक पर आपके घर तक पहुंच रही है। आपके घर तक आपको पढ़ाने की सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो सोशल मीडिया का इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सफलता जो है वो एक पिरामिड की तरह है, तो मैं उन लोगों का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगी जिन्होंने इस सफलता में मेरा योगदान दिया। पिरामिड के शीर्ष पर वो होता है जो सफल हो जाता है, लेकिन उसके नेपथ्य में जो लोग होते हैं उन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तैयारी के दौरान हमारा सहयोग करते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है एक फुटबॉल के खिलाड़ी का। उनसे जब पूछा जाता है कि आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो वो कहते हैं कि इस सफलता में उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने मुझे कोचिंग की, उन लोगों का भी योगदान है जिस मैदान में मैं खेल रहा हूँ उस घास को काटने वाले व्यक्ति का भी योगदान है, जो जूते मैंने पहने हैं उस जूते को बनाने वाले का भी योगदान है, और जो फुटबॉल में खेल रहा हूँ उस फुटबॉल को बनाने वाले व्यक्ति का भी योगदान है। यहाँ तक कि जूते में जो लेस लगे हैं वो लेस जिस कपड़े से बना है उस कपास को बोने वाले किसान का भी योगदान है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी जर्नी के दौरान कुछ सहयोग करते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी इस सफलता में। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जब सफलता मिल जाती है तो सारी दुनिया हमारे साथ होती है, लेकिन असफलता के दौरान केवल आपका परिवार ही है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आप कर सकते हैं। आपका परिवार ही होता है जो हमेशा आप पर विश्वास रखता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप सफल होंगे या नहीं, उन्हें पता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, और उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है। तो मेरे परिवार ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरी मम्मी हिंदी की शिक्षिका हैं, तो हिंदी पर पकड़ वहीं से मजबूत हुई थी। मेरे पापा साहित्यकार हैं, तो निबंध जैसा मैंने बताया तैयारी खुद से की थी। इसके अलावा भी अगर मुझे कभी भी आवश्यकता होती थी तो मैं पापा के साथ निबंध के टॉपिक डिस्कस करती थी। मैं रिकॉर्ड कर लेती थी पापा की आवाज़ और उसी को सुनती थी मेरी वीडियोस के साथ, तो निबंध की तैयारी उससे हो जाती थी। मेरे भैया, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब भैया मुझसे पीएससी को लेकर सवाल नहीं पूछे कि आज क्या पढ़ा, आज क्या किया। तो मोटिवेशन की जो हमें लगातार आवश्यकता होती है वो मुझे मेरे भैया से मिला। मेरी दादी ने इस जर्नी को बहुत करीब से देखा है। मेरी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान दादी ने रखा है। सुबह जल्दी उठाना हो तो दादी जल्दी उठा देती थी। तो परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि मैंने जब आज़ाद P3 अकेडमी का जिक्र किया, वहाँ मुझे न केवल औपचारिक मार्गदर्शन बल्कि व्यक्तिगत जो हमें एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत गाइडेंस की आवश्यकता होती है, वो भी मुझे वहाँ से मिला। तो कोचिंग की भी मैं आभारी हूँ। इसके अलावा कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ के मैंने नोट्स पढ़े हैं, कई सारे संस्थान हैं जहाँ मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ मैंने आकार में ज्वाइन की थी, मेंस की टेस्ट सीरीज़ मैंने महात्मा गांधी में ज्वाइन की थी, इंटरव्यू के लिए मैंने P मिश्रा अकेडमी यानी कि प्रदीप मिश्रा सर की कोचिंग ज्वाइन की थी। इसके अलावा कई सारे मॉक इंटरव्यू मैंने दिए, विनर्स में दिए, कौटिल्य में दिए। इसके साथ साथ कई सारी कोचिंग्स में मैंने इंटरव्यू दिया, आकार में मैंने मॉक इंटरव्यू दिए, संकल्प में मैंने मॉक इंटरव्यू दिए। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंश मात्र का ही सही लेकिन आपकी सफलता में कुछ योगदान देते हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे दोस्त
हम इस जर्नी के दौरान देखते हैं कि दोस्त कम होते जाते हैं, वो सही भी है। अगर आपका आधे से ज़्यादा समय पढ़ाई में जाता है तो निश्चित तौर पर आपके दोस्त आपके साथ नहीं रहते, कई सारे दोस्त छूटते जाते हैं। लेकिन इस दौरान भी वो दोस्त हमेशा आपके साथ रहते हैं जिन्हें ये पता होता है कि अगर आप उनसे दिन में 2 बार बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनसे महीनों तक नहीं मिल रहे हैं, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल ये पता होता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे साथ भी ऐसे दोस्त थे जो लगातार मुझे मोटिवेट करते रहते थे। तो उन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे विश्वास है कि वो आगे भी हमेशा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते रहेंगे। अंतिम सलाह मेरी उन लोगों के लिए जो 2026 और 2027 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। आपको मेरी सलाह यही है कि कंसोलिडेटेड स्टडी कीजिए। जो टॉपिक्स दोनों में कवर हो रहे हों, प्रीलिम्स में भी कवर हो रहे हों, मेंस में भी कवर हो रहे हों, उनको छांट लीजिए। जैसे एमपी का पोर्शन है वो प्रीलिम्स में भी कवर होता है, मेंस में भी कवर होता है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दोनों जगह कवर किए जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को आप पहले कर लीजिए, इससे आपका प्रीलिम्स में भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा, मेंस में भी आपका सिलेबस कवर होता जाएगा। तो पहले उन टॉपिक्स को कर लीजिए, पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसे रिवाइज बार बार करते चलिए। जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर तो हम मेंस पढ़ते नहीं हैं, फिर प्रीलिम्स में लग जाते हैं। तो फिर प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से कीजिए। और जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस दौरान स्थिरता बहुत ज़रूरी है। कई लोग टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन एग्ज़ाम के दौरान उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि अगर आप स्थिर होंगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके लिए आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं। जब डीमोटिवेशन हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात को किसी के साथ साझा करें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और खुद से ज़्यादा आपको और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। जब भी आपको लगे कि आगे ऐसा क्यों पढ़ना है या ये पढ़ के क्या हो जाएगा या मैं छोड़ दूँ ये, तो बस एक बात याद कीजिए कि आपने जब इस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी तब आप जानते थे कि ये सफ़र बहुत कठिन होगा। आपने चयन इसलिए किया है क्योंकि आप तैयार थे उस कठिनाई का सामना करने के लिए। क्या वो कारण था जिसकी वजह से आपने सिविल सेवा का चयन किया? अगर आपको क्यों का उत्तर मिल जाएगा तो आपको कभी भी डिमोटिवेशन नहीं होगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो जब आप बहुत आत्मविश्वासी हों तब तो हम मोटिवेटेड रहते ही हैं, लेकिन जब भी डिमोटिवेशन हो तो बस अपने आप से पूछिए कि मैंने क्यों इस परीक्षा का चयन किया। आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। और यही कहूँगी कि ये परीक्षा आपका पूरा जीवन नहीं है, ये परीक्षा आपके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ये परीक्षा तय नहीं करती कि आप जीवन में सफल हैं या नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास एक बैकअप प्लान भी चाहे तो रख सकते हैं। 3 साल एक ही लक्ष्य पर समर्पित रहिए, 2 नावों पर सवार मत होइए। आप 3 साल नहीं, आप अपने लिए एक टाइम लिमिट तय कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये सिलेक्शन लेना है। इसके बाद एक बैकअप प्लान होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पास कभी भी यह सवाल नहीं उठे कि यह नहीं तो क्या, हमारे पास कोई और विकल्प हमेशा मौजूद हो। आप चाहें तो कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं। हम इतना पढ़ लेते हैं कि एकेडमिक्स में हमारे लिए बहुत रोज़गार के अवसर खुल जाते हैं। आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकते हैं, JRF बन सकते हैं। आपके पास अगर ऐसा कोई कौशल हो जो आपको रोज़गार दिलाने में सहायक हो तो वो बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास एक विकल्प हमेशा मौजूद हो ताकि ये आपका अंतिम विकल्प ना रहे, आपके पास हमेशा रोज़गार के अवसर खुले हों। कोशिश कीजिए कि आप पूरा ध्यान उस दौरान इसी पर समर्पित रखिए। अगर आपके पास विकल्प है तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप दोनों नाव पर साथ साथ सवार हों। आपने जो टाइम लिमिट तय कर रखी है अपने लिए, उस दौरान आप केवल एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, आपकी दिशा सही है, आपकी रणनीति सही है, तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।